नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हमारी कौन सी क्लास है। तो मित्रों, आज हमारी सीडी और पैडाई क्लास होगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 226 से लेकर 240 तक डिस्कस किए जाएंगे। और ये सीडी पैडा की 16वीं क्लास है। देखिए मित्रों, अगर आप मेरी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इनको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इसकी बहुत एक आसान सी ट्रिक ये है कि आप जो मेरी क्लासेस देखते हैं ना, ये सीरियल वाइज देखें। किसी भी सब्जेक्ट की देख रहे हैं, फिलहाल तो अभी आपको 3 ही सब्जेक्ट मिलेंगे चैनल पर, धीरे धीरे मैं और अपडेट करता जाऊंगा। तो अगर आप सीरियल से देखेंगे तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, जो कि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीटेट 101% क्लियर करवा देगा। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि होता क्या है कि मान लो फर्स्ट क्लास में मैंने किसी नेगेटिव पॉजिटिव को पकड़ लिया, तो उसको मैं अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। तो हो सकता है दूसरी क्लास में किसी और को पकड़ूं। तो अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो सीरियल वाइज क्लासेस देखें। और इसके लिए नोट्स वगैरह आप मुझसे ले सकते हैं। मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करें तो बहुत बढ़िया होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 उन बच्चों के लिए है जिनके पास पीडीएफ, वो अपनी पीडीएफ खोल लीजिए और जो चीज़ें मैं बताता हूँ वर्बली उसको लिख लो, वो आपकी थ्योरी हो जाएगी। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए पहला ही क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय इसका और इसका जरूर होना चाहिए। दो चीज़ें जरूर होनी चाहिए। नंबर 1 ये, नंबर 2 यानी कि होनी चाहिए। तो जब हम कह रहे हैं होनी चाहिए तो पॉजिटिव चीज़ चाहिए। अगर वो कहता है कि कोई चीज़ होनी चाहिए तो इसका मतलब वो पॉजिटिव पूछ रहा है, नहीं होनी चाहिए तो नेगेटिव पूछ रहा है। ये ध्यान रखना। देखिए थोड़ा समझ लीजिए पोर्टफोलियो क्या होता है। एक पहली बात तो ये समझ लो कि जो पोर्टफोलियो होता है वो पॉजिटिव वर्ड होता है। पोर्टफोलियो एक तरह का एक रजिस्टर कह सकते हैं आप, या एक फाइल कह सकते हैं। फाइल होती है जिसमें बच्चे की हर प्रगति का लेखा जोखा होता है कि उसने आज क्या किया, कल क्या किया था, आज कितनी प्रगति हुई, कितनी उन्नति हुई, कितनी अवनति हुई, खेल में क्या किया, पढ़ाई में क्या किया, या और जो सीसी एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या किया। ये सबका उसका लेखा जोखा होता है। तो भाई पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। विद्यार्थी तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि जो भी कुछ हम कर रहे हैं विद्यार्थी के लिए करें। समावेशन यानी कि इंक्लूड करना, ये भी पॉजिटिव। अभिभावक नेगेटिव। अभिभावक क्यों नेगेटिव है, मैंने बताया कि जो सीटेट है, सीटेट का जो सिलेबस है वो बच्चे के स्कूली जीवन के आसपास घूमता है। और स्कूली जीवन में अभिभावक का कोई विशेष रोल होता नहीं है, इसलिए नेगेटिव। तो जब ये एक नेगेटिव हो गया, समावेशन तो पॉजिटिव लेकिन एक तो नेगेटिव हो गया, हमें जबकि दोनों ही पॉजिटिव चाहिए। विद्यार्थी पॉजिटिव है, बहिष्करण नेगेटिव है। तो छोड़ अन्य शिक्षक। अन्य शिक्षकों का क्यों भाई, जब पोर्टफोलियो बच्चे का ही होता है तो बच्चे को ही करो ना आप उसका समावेश। देखिए ये जो मैं राउंड लगाता हूँ ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं, और जो ये अंडरलाइन करता हूँ ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। आप भी इस तरह की हैबिट डाल लीजिए, और पेपर में भी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। देखिए पॉजिटिव पूछ रहा था यानी कि राउंड पूछ रहा था, तो इन दोनों में राउंड है, इसको आंसर कर दो। तो इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव आपको बड़ी आसानी से आंसर की तरफ लेके जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक के अलावा, जब वो के अलावा पूछता है ना, तो इसका मतलब है कि वो ऑड मैन आउट पूछ रहा है, यानी कि इसमें एक नेगेटिव होगा और 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव होंगे, या एक पॉजिटिव होगा और 3 नेगेटिव होंगे। तो देखिए, निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। यानी कि एक चीज को छोड़ेगा तो बाकी चीजों से मजेदार बन जाएगा। तो कौन सी चीज छोड़ेगा, नेगेटिव चीज छोड़ेगा। पॉजिटिव तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव छोड़ देगा तो फिर मामला मजेदार नहीं रहेगा। तो हमें क्या ढूंढना है, नेगेटिव। आप क्वेश्चन को पढ़ने की हैबिट इस तरह क्रिएट कीजिए कि बस आप ये देखो नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव, इसके बाद मेरे नेगेटिव और जो पॉजिटिव वर्ड हैं आपको ऑप्शन में 101% मिलेंगे। आप उनको टच कीजिए, उनको आप राउंड कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और आंसर कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 नंबर मिलेगा। चलिए पहला पढ़ते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। अपेक्षा वर्ड आ जाए कहीं या उपेक्षा आ जाए, दोनों ही नेगेटिव हैं। अपेक्षा भी और उपेक्षा भी। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। मुक्त अंत वाली सामग्री पॉजिटिव। मुक्त अंत वाले खेल या मुक्त खेल पॉजिटिव। सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मक पॉजिटिव, चिंतन पॉजिटिव के लिए असीमित अवसर उपलब्ध करवाना, ये सब कुछ पॉजिटिव है। अब देखिए क्या पूछ रहा था, वो नेगेटिव पूछ रहा था, यानी कि अपेक्षा ये नेगेटिव वर्ड है, इसी को आप आंसर कर देंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर तो यही बचा। अब इसको थोड़ा समझ भी लो भाई। सृजनात्मक चिंतन, आप समझते हैं कि भाई बच्चा जो हमारे पास आ रहा है वो 5 साल से लेके 12 या 13 साल तक का बच्चा होगा, और इन बच्चों में हमें सृजनात्मकता डालनी है, क्रिएटिविटी डालनी है। और असीमित उपलब्ध करवाना, अब किस चीज़ के लिए आप अवसर उपलब्ध करवा रहे हो, पॉजिटिव चीज़ के लिए, तो पूरा सेंटेंस पॉजिटिव। देखो जो नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं ना,
जो आपका ऑप्शन होता है उस ऑप्शन में एक या दो शब्द ही ऐसे होते हैं जो पूरे ऑप्शन को या तो नेगेटिव कर देते हैं या पॉजिटिव कर देते हैं। बस आप इसको ध्यान से पढ़ना कि किस शब्द के ऊपर सेंटेंस टिका हुआ है और वो शब्द कैसा है। बड़ी आसानी से आप सीटेट क्लियर कर लोगे। मुक्त खेल के लिए समय देना। मुक्त खेल यानी कि बच्चा अपनी मर्जी से खेले, और देखो बच्चा चाहता भी है, छोटा बच्चा है, वो बंधनों में नहीं बंधना चाहता है, वो अपनी मर्जी से काम करते रहना चाहता है, इसलिए भी ठीक है। मुक्त अंत वाली सामग्री, इसका मतलब है कि आप जैसे उसे बच्चे को पढ़ने के लिए कोई सामग्री दे रहे हो तो ऐसी सामग्री उसके सामने रखो कि वो उसके पास ऑप्शंस हों कि भाई मैं ये वाली पढ़ लूँ, ये वाली पढ़ लूँ, वो वाली पढ़ लूँ, यानी कि वो बोरियत महसूस ना करे, तो ये भी पॉजिटिव। अब फर्स्ट देख लो कि ये नेगेटिव क्यों है। पहली तो बात इसमें अपेक्षा वर्ड आ गया तो पॉजिटिव आप रट लो, और बाकी इसकी थ्योरी भी समझते जाओ साथ साथ। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है, कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। देखो आप बच्चे से किसी चीज़ की अपेक्षा मत करो। पहली बात तो बच्चा छोटा है, आपकी अपेक्षाओं पर कहाँ खरा उतर पाएगा। वो जो कर रहा है उसको करने दो, छोड़ दो उसको, बस उसका अवलोकन करो, उस पर थोड़ी सी नज़र रखो कि बच्चे को चोट ना लग जाए स्कूल में, ठीक है ना। एक बच्चा दूसरे बच्चे को चोट ना मार दे, लड़ ना ले बच्चा, और बाकी जो वो कर रहा है उसको करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूलों में यही होता है, मुझे बहुत अनुभव है और मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन यानी कि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट जो होता है का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है। अब देखो लाभ की बात कर रहा हो तो क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है। हानि की बात करता तो क्या पूछता, नेगेटिव पूछता। तो भाई पॉजिटिव ढूंढते हैं, यहाँ से चलते हैं। पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। देखो पाठ योजना नेगेटिव, जिसको लेसन प्लान आप कहते हो। आप सोचो यार सर यूँ तो लेसन प्लान नेगेटिव बता दिया, सो पाठ योजना नेगेटिव है। अब क्यों नेगेटिव है, देखो पाठ योजना में होता क्या है कि जब आपने कोई मान लो पाठ योजना एक बना ली, अपनी जो आपकी शिक्षक डायरी होती है उसमें आप पाठ योजना बना के ले जाते हो। अब उसको लेकर वहाँ पहुँचे, सपोज करो बारिश का मौसम है और आप उसको बच्चे को पढ़ा रहे हो गर्मियों का कुछ, बच्चा तो बारिश में मज़ा लेना चाहता है और आप उसे ये सिखा रहे हो कि भाई गर्मियों में कौन कौन से फल खाए जाते हैं, तो कहाँ मज़ा आएगा। तो पाठ योजना के चक्कर में आप ना रहें, क्या करें, मुक्त रहें, थोड़ा सा बच्चे को लिबर्टी दें। अगर बच्चा बारिश के बारे में सीखना चाह रहा तो उसको बारिश का पढ़ाओ कुछ, ये वाला पार्ट फिर कभी कर लेना जब गर्मी हो, तब बच्चों से अच्छे से समझेगा। तो पाठ योजना नेगेटिव। बनाने और गतिविधियों में शिक्षक को अधिक लचीलापन, देखो जो शिक्षक की अगर कहीं किसी सेंटेंस में सुविधा या दुविधा की बात हो रही है कि इससे शिक्षक को फायदा होगा या इससे शिक्षक जो है परेशान हो जाएगा, उस पर भार बढ़ जाएगा, तो उस सेंटेंस को आप नेगेटिव करेंगे। हमें शिक्षक की सुविधा और दुविधा से कुछ नहीं लेना देना। शिक्षक के बारे में हम तभी बात करेंगे जब शिक्षक का क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज वो नेगेटिव। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। देखो इस सेंटेंस को ना थोड़ा सा होल्ड पे करेंगे हम, फिर अभी समझेंगे। प्रकरणों की विविधता जिसमें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की संभावना है। देखो सीटेट में इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि समझ में नहीं आएंगे कि इसका मतलब क्या है। और मेरे पास पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको मतलब समझने की जरूरत नहीं, बस आप वर्ड निकालो। परंपरागत कहीं भी आ जाए नेगेटिव, इसका अपोजिट क्या है, गैर परंपरागत, वो पॉजिटिव। अब परंपरागत का मतलब क्या है, परंपरागत का मतलब ये है कि जो पहले से परंपराएं चली आ रही हैं, जैसे पहले पढ़ाई होती थी, जैसे पहले पाठ्यचर्या थी, वैसा ही करो। तो भाई वैसा मत करो, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए तो हमने नए नए मेथड इंट्रोड्यूस करे एजुकेशन में। अब परंपरागत मेथड एक है तू पढ़ मेथड, सुना होगा आप लोगों ने, बच्चे को खड़ा कर देते भाई तू पढ़, ये तू पढ़ मेथड, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए तो प्ले वे मेथड चाहिए हमें, है ना, रोल प्ले चाहिए हमें, एक्टिविटीज़ चाहिए हमें, खेल चाहिए हमें, ये सब चीज़ें चाहिए, परंपरागत नहीं चाहिए, हमें चाहिए गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत लिखा है तो पॉजिटिव, नहीं तो ये नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव हो गया। अच्छा ये भी मैंने नेगेटिव कर दिया, दूसरा नेगेटिव और चौथा नेगेटिव, तीसरा छोड़ रखा फर्स्ट। देखो विद्यार्थी को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाएं। देखिए नया ज्ञान पॉजिटिव, अगर सिर्फ लिखा हो ज्ञान नेगेटिव, ये लिखते जाओ साथ साथ। बहु यानी कि बहुत सारे, विभिन्न विविध वैविध्यपूर्ण पॉजिटिव, संदर्भ तो कहीं आ जाए वहीं पॉजिटिव है अगर उसके ऊपर सेंटेंस टिका है तो, और देखो उसी के ऊपर टिका है। अनुप्रयोग करना और फिर उसका सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाएं। किसको अवसर दे रहे हो आप, बच्चे को। बच्चे को अगर अवसर मिल रहा है, वो खुद चीज़ें कर रहा है, खुद सीख रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो आंसर तो आप इसे ही कर दो, क्योंकि इसमें ज़्यादा संभावना है।
हालांकि हम इसमें भी फंसे हुए हैं। जब हम 2 में फंस जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहली चीज़ देखेंगे विस्तारित क्या है, बच्चे का फ़ायदा ज़्यादा कहाँ हो रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव। अब इसमें देखो मेरे कितने सारे पॉजिटिव, 1 2 3 4, आंख बंद करके भी आप इसको आंसर कर देंगे, काम चल जाएगा। आप छोड़ दो, ये होल्ड वाला था, इसे होल्ड पे ही रहने दो। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? चलो भाई इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव से बहुत कठोर है। भाई इसका कोई लेना देना नहीं वैसे भी। अच्छा, ऐसा कोई सेंटेंस, मैं आपको ये भी ट्रिक बता रहा हूँ, जिस सेंटेंस को पढ़ के आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करें और ये सोचें कि यार बच्चा पढ़ता तो वो भी अनकंफर्टेबल फील करता, तो वो सेंटेंस जो है नकारात्मकता लिए हुए होता है, उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखो। शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, परीक्षा कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना आराम से। शायद वह तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, नहीं भाई तैयारी के बारे में तो वो आत्मविश्वासी, वो A+ ला सकती है, तो ये सेंटेंस भी इस हिसाब से ठीक नहीं है। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो देखो ऐसा कई बार होता है जब पेपर में हम बैठते हैं, तैयारी बहुत अच्छी करके जाते हैं, लेकिन एकदम से पेपर देखते हैं और पहला सवाल करते हैं नहीं हुआ, दूसरा किया नहीं हुआ, तो एकदम से हम घबरा जाते हैं। तो यही सीमा के साथ हुआ है, कोई ज़्यादा इसमें डीप थ्योरी है नहीं। विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? चलिए देखते हैं, पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे। आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए, मितव्ययी या अपव्ययी कहीं भी आ जाए नेगेटिव होगा। भाई इस सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं कि आकलन किफ़ायती है या वो खर्चीला है, इससे क्या लेना देना बच्चे को, कोई लेना देना नहीं है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये मुझे पॉजिटिव लग रही है। हालांकि कुछ पॉजिटिव वर्ड है नहीं इसमें, लेकिन पॉजिटिव लग रहा है। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ग्रेड, अंक, नंबर कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव कर देना। आपको बच्चे को नंबर की लाइन में खड़ा नहीं करना है। अगर आपने नंबर की लाइन में बच्चे को, ग्रेड की लाइन में बच्चे को खड़ा कर दिया तो वो सिर्फ नंबर या ग्रेड के लिए ही पढ़ेगा, वो सीखने के लिए नहीं सीखेगा। और हमें क्या करना है, हमारे पास जो बच्चा आ रहा है उसको हमें रचनात्मक बनाना है, क्रियात्मक बनाना है, एक्टिव बनाना है, वो खुद करके सीखे, नंबरों की परवाह ना करे। और आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है वो नंबरों के पीछे नहीं भाग रही है, इसलिए कहीं भी ग्रेड, अंक, नंबर आए नेगेटिव कर देना। विद्यालय बाह्य परीक्षा, परीक्षा कहीं भी आए नेगेटिव करना। निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, अपेक्षा भी नेगेटिव है। देखो मैंने बताया अपेक्षा और उपेक्षा दोनों वर्ड नेगेटिव है। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या बचा, यही बचा। देखो ऐसा भी कई बार आपके साथ होगा जहाँ आपको पता होगा कि ये 3 तो बिल्कुल ही नहीं है आंसर, तो फिर जो बचा उसी को आंसर कर देना, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। अच्छा पॉजिटिव क्या है देख लो, जो शिक्षक होता है, यहाँ पे भी अपेक्षा लिखा हुआ है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, तो ये बात ठीक है। इसका सेंस जो है वो, हालांकि अपेक्षा लिखा हुआ है लेकिन सेंस जो है किस चीज़ पर टिका हुआ है, इस शिक्षक पर टिका हुआ है कि शिक्षक बेहतर जानता है, तो इसलिए ये क्या है, ये पॉजिटिव है अपना, इसको आंसर करेंगे हम। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, वही पॉजिटिव चीज़ करनी चाहिए। पहला देखेंगे, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। जब वो खुद ही कह रहा है कि बच्चों में विभिन्नता होती है तो फिर एक समान कैसे, कहीं भी बड़ा है समान या एक समान नेगेटिव करना। सीखने के विविध विविध विभिन्न वैविध्यपूर्ण कहीं भी आए पॉजिटिव करना। अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, अनुभव आए पॉजिटिव। कठोर, सुनने में ही कठोर लग रहा है, लिखा भी कठोर है, और ऊपर से आगे क्या है, अनुशासन, अनुशासन नेगेटिव वर्ड है। क्यों वर्ड है, मैंने बताया कि आपके पास बच्चा है छोटा, 5 साल से लेके 12-13 साल तक का बच्चा है और वो अनुशासन में रहना पसंद नहीं करता है, वो स्वच्छंद रहना चाहता है, जीवंत रहना चाहता है, तो आप उसको वैसे ही रहने दो। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। मैंने ये बताया कि परीक्षा की लाइन में बच्चे को खड़ा मत करो, अंक की लाइन में खड़ा मत करो, ग्रेड की लाइन में खड़ा मत करो। देखो कितने आसानी से आंसर मिलता है, नेगेटिव नेगेटिव, एक समान नेगेटिव, विविध पॉजिटिव, अनुभव पॉजिटिव, आंसर। जब आपको नेगेटिव पॉजिटिव की समझ हो जाएगी, उसको सीख जाएंगे, तो आप ऐसे ही आंसर करोगे। जो 60 सेकंड का क्वेश्चन होता है, अगर आप उसको 5 सेकंड में नहीं किया ना, तो मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल गारंटी देता हूं आप कर दोगे। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की
पूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की ने सामाजिकता की बात की है, ये रही सामाजिकता, इसको आंसर कर दो। बाकी अगर आप वाइगोत्स्की को समझना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको पढ़ो। सीटेट में जितना आता है उतना मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और आपको वो बहुत फ़ायदा करेगा, उसके अलावा कुछ आएगा नहीं सीटेट में। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है। देखो कैसी शैलियाँ विभिन्न, वैविध्यपूर्ण मतलब अलग अलग डिफरेंसेस कर रही है। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, देखो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में विभिन्नता की बात नहीं की, इसने स्टेजेस की बात की। कोहलबर्ग ने नैतिकता की बात की, इसमें वैविध्यपूर्ण की कोई बात नहीं है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, देखो ये जो बहुबुद्धि लिखा है ना, ये कहीं भी आ जाए आंसर बन के आता है, ये पॉजिटिव है बहुबुद्धि, क्योंकि गार्डनर ने 8 तरह की बहुबुद्धियाँ बताई कि भाई सब में अलग अलग तरह की बुद्धियाँ होती हैं, तो हमें अलग अलग तरह से विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों का प्रयोग करना चाहिए, वैविध्यपूर्ण कार्यों को करना चाहिए, जिससे कि उसकी सभी जो उसकी बुद्धियाँ हैं उनका पोषण हो। तो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत है, गार्डनर ने दिया था। और बाकी अगर आप ये सिद्धांत, जो बुद्धि के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं ना, कभी भी आप ज़िंदगी में ना भूलो, तो आप क्या करोगे, आप मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे है गौतम्स ट्रिक, उसके अंदर बस 4 ट्रिक हैं, लेकिन अगर आपने ये 4 ट्रिक देख ली ना तो आपको बुद्धि के सारे सिद्धांत याद हो जाएंगे, व्यवहारवादियों ने जितने सिद्धांत दिए वो सब याद हो जाएंगे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे वो याद हो जाएंगे, और जो लर्निंग डिसेबिलिटीज आती हैं सीटेट में वो सब याद हो जाएंगी। मतलब आपकी आधी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, इसको जरूर देख लेना वहाँ जाके। तो भाई बहुबुद्धि यहाँ पे पॉजिटिव, इसको आंसर कर दो, सीधी सीधी थ्योरी थी। अगला चलेंगे। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है, वह विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह, चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो भैया सीधी सीधी थ्योरी है, बाकी हम इसे नेगेटिव पॉजिटिव से भी निकाल देंगे, चिंता मत करो। सीखने की तत्परता, यह भाई थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन यहाँ ऐसा तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा कि सीखने की तत्परता की बात हो रही हो, तो इसको होल्ड कर दो। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, ये आंसर हो सकता है। अनुदेश देशात्मक सामग्री के उचित संग्रह, अनुदेशक, ये भी हो सकता है। सक्रिय भागीदारिता, देखो ये सक्रिय जो वर्ड है ये पॉजिटिव है, और वर्ड इसमें कहीं पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसको ही आंसर कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा समझ लो कि जो शिक्षिका है वो क्या कर रही है, सहयोगात्मक अधिगम के लिए चर्चाएं कर रही है, समूह चर्चाएं। और समूह जब बनता है, समूह क्या है, समूह समाज का छोटा रूप है, और समाज की बात किसने की, वाइगोत्स्की ने की। और वाइगोत्स्की ने सक्रिय सहभागिता की बात की थी कि सक्रिय आदमी कब होगा, सहभागिता कब करेगा, जब 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, ऐसे ही तो समाज बनता है। तो बाकी जो सक्रिय ये शब्द है ना, ये मेरा पॉजिटिव वर्ड है। तो ऐसा कई बार होगा कि आपको सिर्फ एक ही शब्द पॉजिटिव मिलेगा और उसी से आंसर कर देना, बिल्कुल आप सटीक आंसर करके आओगे, आपको 1 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। देखो अब आया शिक्षक का क्वेश्चन, तो अब टीचर की बात करेंगे। टीचर की बात हम तभी करेंगे जब उसका खुद के लिए क्वेश्चन आ जाए। देखते हैं यहाँ से। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता का पता होना चाहिए। बैठने की उचित व्यवस्था, ये भी पता होना चाहिए। विषय वस्तु में प्रवीणता, ये भी होनी चाहिए। चारों चीज़ें शिक्षक में होनी चाहिए। बट हमें क्या करना है, हमें तो एक को आंसर करना है। तो देखिए सीटेट में अक्सर यही होता है कि चारों ही आपको आंसर लगते हैं। वो तो अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस कर ली है ना, तो हो सकता है आप छांटना आपने शुरू कर दिया हो। तो इसमें देखिए क्या है कि जो विषय वस्तु की प्रवीणता है, जब तक टीचर अपने विषय में एक्सपर्ट नहीं होगा, अब हम एक्सपर्ट होने की बात कर सकते हैं क्योंकि टीचर की बात हो रही है, जब तक वो अपने सब्जेक्ट में प्रवीण नहीं होगा, एक्सपर्ट नहीं होगा, तब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो ये बाकी की चीज़ें भी नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जो उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि भाई मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा, यार मैं कहाँ से संसाधन लाऊं, यार मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें कब होंगी, जब वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होगा। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो टीचर को अपने सब्जेक्ट में प्रवीण होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो अच्छे से बच्चों को पढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो देखो जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर, या लिंग के आधार पर या जेंडर के आधार पर अगर भेद होता है तो उसको हम बोलते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िबद्धता। देखो ये नेगेटिव चीज़ है, बट आप इसको अपने लिए ना पॉजिटिव मानो। क्यों? क्योंकि जब ये ऑप्शन में आएगी ना तो 99% आंसर बन के आती है। यानी कि किसी भी कल्चर के साथ, किसी काम के साथ, किसी ड्रेस के साथ या किसी हॉबी के साथ लिंग को जोड़ देना, जेंडर को जोड़ देना, ये लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है या आपका लैंगिक रूढ़िबद्धता कहलाती है।
और यही हो रहा है कि जब गायन के लिए बात हुई तो विद्यालय ने कहा भी लड़की जाएगी, क्योंकि विद्यालय का ये मानना है कि लड़कियां अच्छा गा सकती हैं, जबकि ऐसा नहीं, लड़के भी अच्छा गा सकते हैं। लेकिन उनकी ये मानसिकता है, तो इसलिए वो किसको वरीयता दे रहे हैं, यह दिखाता है कि वो जो लैंगिक पूर्वाग्रह है उससे ग्रस्त हैं। बाकी तो उसमें कुछ नहीं, सीधी सी थ्योरी थी, ये एक तरह से परिभाषा पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ करनी चाहिए, नेगेटिव तो कर ही नहीं सकता। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करना। देखो अंक भी नेगेटिव मैंने भी बताया, अलग, आपको बच्चों को अलग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। समावेशी शिक्षा का दौर है, बच्चों को मिलाना है, समावेशन करना है, अलग नहीं करना, अलग नेगेटिव। नामित करना, टैगिंग करना, नेगेटिव। आपको बच्चे पर टैग नहीं लगाना कि भाई ये तू बहुत होशियार है, तू बहुत नालायक है, तू तो बिल्कुल गधा है, ये इसके देखो 90% आते हैं, इसके 80% आते हैं, इस तरह की आप टैगिंग बच्चे पे बिल्कुल नहीं करेंगे, नेगेटिव। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। जी, बातचीत करना पॉजिटिव, मैंने आपको बताया, आप बच्चों से प्रश्न ना पूछें, बच्चों से बातचीत करें, बातचीत करना पॉजिटिव। बच्चों को महत्व देना है, आपको बच्चे की भाषा को महत्व देना है, बच्चे के अनुभव को महत्व देना है, बच्चे के ज्ञान को महत्व देना है, बच्चे की जो सामाजिक सांस्कृतिक उसका जो परिवेश है उसको महत्व देना है। अगर आप इन लोगों को महत्व देंगे, इन चीज़ों को महत्व देंगे बच्चे की, तो ये पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करना, नियम नेगेटिव। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके अपनाना, मैंने बताया समान और मानक नहीं, मानक मतलब स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। देखो आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं वो छोटे बच्चे आ रहे हैं, 5 से लेकर 12-13 साल तक के बच्चे होंगे, और इनमें बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबके सीखने की गति अलग अलग होती है, समझने की गति अलग अलग होती है, सबकी जो हैबिट्स हैं वो अलग अलग होती हैं, इंटरेस्टेज अलग अलग होते हैं, तो आप उन सब के लिए समान और मानक तरीके नहीं अपना सकते। ये तो देखो थ्योरी थी। अब जब नेगेटिव पॉजिटिव आप सीख गए थ्योरी के माध्यम से, देखिए नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव क्या है? बातचीत करना और महत्व देना। इसको ये आंसर कर दो, ये तो मैंने थ्योरी बताई नहीं, तो ये 60 सेकंड का जो सवाल है आप 5 सेकंड में ही करोगे। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी होगी? जो पॉजिटिव होगी। जो होना है वो पॉजिटिव, जो नहीं होना वो नेगेटिव, बस इतना ध्यान रखो। विस्तृत व्याख्या, व्याख्या करना, भाषण देना, नेगेटिव, कई बार बता चुका हूँ, अब बता देता हूँ। छोटा बच्चा है वो भाषण सुनना पसंद नहीं करता है। इवन आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं आपको भी भाषण देता रहूँ तो आप भी बोर हो जाओ, फिर बच्चा तो बहुत छोटा है, तो ये नेगेटिव। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, अवलोकन करना पॉजिटिव, बाकी अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे। श्याम पट पर चित्र बनाना, श्याम पट नेगेटिव, श्याम पट आ जाए, श्वेत पट आ जाए, ग्रीन पट आ जाए, या कोई बोर्ड आ जाए, बोर्ड मतलब शिक्षा बोर्ड आ जाए, मतलब किसी भी तरह का बोर्ड हो, नेगेटिव होता है। चित्र बनाना और वर्णन करना, नेगेटिव। देखो चित्र के बारे में समझ लो, ये थोड़ा सा टिपिकल है। अगर सिर्फ चित्र आए तो नेगेटिव, चित्र दिखाना नेगेटिव, चित्र बनाना पॉजिटिव, बट बच्चा बना रहा हो तो पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, श्याम पट पे बना रहा है, कौन बना रहा है? टीचर बना रहा है, तो नेगेटिव है। ये चित्र बार बार आएगा ये, इसलिए इसकी थोड़ा सा इसको ज़्यादा बताना पड़ रहा है। चित्र बनाना तभी पॉजिटिव होगा जब बच्चा बना रहा हो, लेकिन यहाँ टीचर बना रहा है तो नेगेटिव। बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना नेगेटिव। अब क्या बचा? देखो विद्यार्थियों ने पौधे के बीज खुद बोए, उनके अंकुरण के चरण की भी, अब इतना छोटा, अब इतना बड़ा हो गया, फूल निकल आया, फल निकल आया, पत्ती निकल आई, ये निकल आया, वो सब चीज़ों का बच्चा खुद ही अवलोकन कर रहा है, उसको लिख भी रहा है, तो बच्चा इसमें ज़्यादा सीख रहा है, खुद करके सीख रहा है, तो इसलिए यही पॉजिटिव और यही आंसर है। अगला चलेंगे। जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या मतलब होता है? बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें बच्चे की गलती बताई जा रही हो, बच्चे को दीनहीन दिखाने की कोशिश की जा रही हो, ऐसा दिखाया जा रहा हो कि बच्चा डिसेबल है, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। बच्चे ने सही तरीके से नहीं किया, उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, नेगेटिव। क्यों? फिर आप बच्चे की गलती निकाल रहे हो। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, ट्यूशन वर्ड नेगेटिव। भाई ट्यूशन प्राइवेट क्यों लेनी चाहिए? टीचरों को 1-1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, ये किस बात की मिल रही है? क्या हुआ है? व्यवस्था फेल हुई है, क्योंकि ये सारा जो सेटअप बिठाया गया है कि स्कूल होगा, प्रिंसिपल होगा, टीचर होगा, डेस्क होंगे, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, और ये मिड डे मील, और ये पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी व्यवस्था बिठाई और बच्चा फेल हो गया, तो इसका मतलब व्यवस्था ही फेल हो गई है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। देखते हैं भाई, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, परीक्षा मैंने बताया नेगेटिव। छोटा बच्चा 5 से 12-13 साल तक का, इसको परीक्षा के चक्कर में मत फंसाओ, अगर आप फंसाओगे तो आपका सीटेट में से 1 नंबर काट लेगा वो।
बाल केंद्रित शिक्षा पॉजिटिव, रटना याद करना, बड़ी देर बाद आया ये, रटना याद करना, स्मरण करना, प्रत्यस्मरण करना, कंठस्थ करना, सुनाना, दोहराना, सब लिख लो, नेगेटिव है। अग्र शिक्षण, उच्च शिक्षण, उच्च व्यवसाय, उच्च कक्षा की तकनीक अपनाकर, तकनीक नेगेटिव। अगर यहीं तकनीक की जगह लिखा होता नई तकनीक तो पॉजिटिव हो जाती। अब देखो कितना आसान है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बाल केंद्रित पॉजिटिव आंसर। तो मित्रों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह के आपको नोट्स लेने, किसी तरह का गाइडेंस लेना है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मैं इसी तरीके से अपने बच्चे पढ़ाता हूँ और 100% 2012 से मैं 100% रिजल्ट दे रहा हूँ। आप भी इसका फ़ायदा उठाओ, मेरे तरीक़ों को समझो और इसको आप फॉलो करो। आप 100% सीटेट में बहुत अच्छा करेंगे। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।